नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, भूपेंद्र चौधरी दे सकते हैं योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। भूपेंद्र चौधरी योगी मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे सकते हैं। मंत्रिमंडल में पंचायती राज मंत्री है भूपेंद्र चौधरी, तो अपने पद से वो जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ से भी वो मुलाकात कर सकते हैं, तो मुलाकात के बाद वो अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं। तो यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें इस्तीफा देना है। तो बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू किया गया है, जिसके बाद अब उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना है। तो बड़ी खबर, भूपेंद्र चौधरी योगी मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मंत्रिमंडल में पंचायती राज मंत्री है भूपेंद्र चौधरी, तो आज सीएम से मुलाकात करने के बाद वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी में एक व्यक्ति और एक पद का सिद्धांत लागू किया गया है। तो आज सीएम से मुलाकात करने के बाद वो अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं, उन्हें थमा सकते हैं। तो भूपेंद्र चौधरी अपना इस्तीफा दे सकते हैं। योगी मंत्रिमंडल से वो अपना इस्तीफा देंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मंत्रिमंडल में पंचायती राज मंत्री है भूपेंद्र चौधरी, तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात होगी, जिसके बाद वो अपना इस्तीफा उन्हें सौंप सकते हैं। तो यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं भूपेंद्र चौधरी, तो नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा, क्योंकि बीजेपी में एक व्यक्ति और एक पद का सिद्धांत लागू किया गया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सिद्धार्थ, क्योंकि ये बीजेपी में ये है, रूल है कि आपको एक व्यक्ति और एक पद में ही रहना पड़ेगा, तो भूपेंद्र चौधरी भी अपना इस्तीफा दे सकते हैं योगी मंत्रिमंडल से। जी बिल्कुल, आज वो जब लखनऊ पहुंचेंगे उसके बाद फिर वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। आज शाम को सीएम से मुलाकात करने के बाद वो इस्तीफा दे देंगे। तो जी सूत्र बताते हैं यूपी में वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये इस्तीफा देंगे। बीजेपी का एक अपना नियम है, अपना कायदा है, एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत यहाँ पर लागू है सीधी तरीके से। इसीलिए देखिए बीजेपी सबसे अलग है, जो उनके जो सिद्धांत है, जो नियम है, जो अनुशासन है, उसको लेकर बीजेपी हमेशा जानी जाती है। चाहे इनके संगठन हो, चाहे ये दल हो, संगठन हो चाहे विधायक हो, आप मंत्री हो, लेकिन जो नियम है वो सबके लिए बराबर है और इसका फायदा मिलता है। आम लोगों में भी इसकी चर्चा होती है और लोग इसको एक नजीर देते हैं बीजेपी की इन सब मामलों में लेकर। चाहे आप बात कर ले वंशवाद की बात कर ले, उसका भी विरोध बीजेपी पूरी तरीके से विरोध करती। इसी तरीके एक व्यक्ति एक पद, इस सिद्धांत पर बीजेपी ने हमेशा काम किया है। तो कहीं ना कहीं इसके पहले भी जो लोग रहे उन्होंने इसी सिद्धांत पर काम किया। तो कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा कि जल्द जो है वो भूपेंद्र चौधरी सीएम से मुलाकात करने वाले हैं और सूत्रों के हवाले से ये खबर है वो अपने जो मंत्रालय है उससे इस्तीफा देंगे, जिस पर तुम जो मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस्तीफा दे सकते हैं। तो सिद्धार्थ, क्योंकि उनकी मुलाकात आज सीएम योगी आदित्यनाथ से होने वाली है, तो कितने बजे ये मुलाकात होगी और कौन कौन लोग वहां पर मौजूद रहेंगे? देखिए अभी वो पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में लखनऊ पहुंच जाएंगे। उसके बाद उनका स्वागत की तैयारी की गई है, स्वागत की जोरदार तैयारी की गई है पूरी तरीके से। कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश है। उसके बाद फिर दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहेंगे, सब मौजूद रहेंगे। उसके बाद जो सूत्र बताते हैं देर शाम वो सीएम से मुलाकात करेंगे उनके आवास पर, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही है। उसके बाद वो अपने मंत्री पद पर इस्तीफा दे देंगे। जी, मंत्रिमंडल में क्योंकि वो पंचायती राज मंत्री है, क्योंकि फिर पद से अगर वो इस्तीफा देते तो ये पद खाली हो जाएगा, तो किनका नाम सामने आ रहा है कि किन्हें इस पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है? सिद्धार्थ, देखिए बता, अभी आपको बता दें कि अभी पहले वो इस्तीफा देंगे, उसके बाद चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद ही ये निर्णय लिया जाएगा। अभी तो केवल पूरी तरीके से ये तैयारी चल रही है कि आज वो लखनऊ पहुंच रहे हैं, स्वागत करने की तैयारी चल रही है और सीएम से मुलाकात करेंगे। आज दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। अब देखिए ये कहीं ना कहीं ये चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद हाँ, ये एक ऐसा पद है, ये आपने सही कहा, ये एक ऐसा मंत्रालय है जो काफी महत्वपूर्ण मंत्रालयों में आता है और इनका कार्यकाल जो रहा बिना विवादों के रहा, बेहतरीन कार्यकाल रहा। जब ये मंत्री रहे इन्होंने अच्छा कार्य, मंत्री हैं जिस विभाग के, इन्होंने अच्छा कार्य किया है और ये एक समन्वय बनाए रहते थे सरकार में, संगठन में। तो कहीं ना कहीं इसीलिए आज ये प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। तो भूपेंद्र चौधरी
की जगह पर जो जिसको भी मंत्री बनाया जाएगा, जब उनके इस्तीफे देने के बाद, तो कहीं ना कोई ऐसा ही होगा जो भूपेंद्र चौधरी जैसा काम कर पाए। और लोगों में जो ये मंत्रालय, ये आम लोगों से जुड़ा मंत्रालय है, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा मंत्रालय है, इसको लेकर केंद्र सरकार की जो योजना है उसको भी यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दोनों की योजनाओं को जमीनी स्तर पर गांव में उतारना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसको लेकर ऐसे ही कोई वरिष्ठ नेता का ही नाम जाएगा जो इस पद के लायक हो। बिल्कुल सिद्धार्थ, क्योंकि आपने एक बात तो बिल्कुल सही कही है, क्योंकि इनका काम जो है काफी बेमिसाल रहा होगा, तभी उन्हें इतना बड़ा इनाम दिया गया है। सिद्धार्थ, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। तो वहीं लखनऊ से दूसरी बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव में मिशन 80 पर मंथन शुरू हो गया है। तो लोकसभा चुनाव में मिशन 80 पर मंथन शुरू कर दिया गया है। 2019 में हारी 14 सीटों पर जीत के लिए अपनी ताकत झोंकने वाली है बीजेपी सरकार। तो केंद्रीय मंत्री क्षेत्र का हर महीने का वो दौरा करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री जातिगत समीकरण बैठाने में भी जुटे हुए हैं। बसपा और सपा कुनबे में फूट का फायदा उठाने वाली है बीजेपी सरकार। तो बड़ी खबर आ रही है कि चुनावों को लेकर मंथन करेगी बीजेपी सरकार। तो लोकसभा चुनाव में मिशन 80 पर मंथन शुरू भी हो चुका है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ बने हुए हैं हमारे साथ। तो सिद्धार्थ, लोकसभा चुनाव भी अब आने वाले हैं, उसको लेकर पहले से ही रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। जी बता, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में मिशन 80 पर बीजेपी ने अपना मंथन शुरू कर दिया। 2019 में 14 सीटें जो थी वो जो है बीजेपी वो जो सीटें हारी थी, अब उन सीटों पर बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। उसमें मुख्यतः रायबरेली है, सहारनपुर है, बिजनौर है, अमरोहा है, गाजीपुर है, घोसी, नगीना, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, मैनपुरी, इन पर जीत की रणनीति बना दी गई। देखिए, रायबरेली की बात कर लें तो रायबरेली जो है वो कांग्रेस का गढ़ रहा है, वहां से सोनिया गांधी सांसद हैं। तो कहीं ना कहीं अब इस बार ये कोशिश होगी कि इस सीट को हर हाल में जीता जाए, इसको लेकर जाति समीकरण बैठाए जा रहे हैं। देखिए, अब आपको बता दें कि देखिए किस तरीके से मंत्रिमंडल में वो रायबरेली को जगह दी गई, दिनेश प्रताप सिंह को मंत्री बनाया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो समीकरण है, ये कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि जो दिनेश प्रताप सिंह जो मंत्री बनाए गए वो 2024 के चुनाव को लेकर बनाए गए। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से बीजेपी तैयारी करे। अब अब जितने ये लोकसभा क्षेत्र, वहां पर अलग अलग मंत्री लगाए जा रहे हैं, उनके जाति समीकरण फिट किए जा रहे हैं, और वहां पर सम्मेलन कराए जा रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन कराए जा रहे हैं, लोगों को जोड़ा जा रहा है पार्टी से। इसीलिए हमेशा बीजेपी जो है दूसरी पार्टियों से एक कदम आगे चलती है। तो कहीं ना कहीं जब जैसे दूसरा चुनाव खत्म होता है, तब तक वो दूसरे चुनाव के लिए वो तैयारी में जुट जाती है, उनका संगठन काम करने लगता है। बिल्कुल सही कही है, क्योंकि चुनावों की तैयारियां वो पहले से ही करने लग जाती है, तभी इस तरह से ही वो पद बांटती है ताकि उसका जो फायदा है उन्हें आगे जाके या आगामी चुनावों में देखने के लिए मिल सके। लेकिन सिद्धार्थ, कई बार ये देखा गया, क्योंकि मिशन 80 तो रख दिया गया, मंथन भी शुरू हो गया है, लेकिन कितना बड़ा ये बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं जहां पर विपक्षियों का दबदबा आज भी बना हुआ है। देखिए, आपको बता दें, अब दबदबे की बात कर लें तो आजमगढ़ की उपचुनाव में आपने देखा किस तरीके से सपा के कुनबे में जो रार मची थी उसका फायदा मिला। तो कहीं ना कहीं मैनपुरी में भी, और आप एक चीज ये निश्चित जान लीजिए कि प्रसपा जो है वो कहीं ना कहीं सपा का नुकसान करेगी, ये बखूबी बीजेपी समझ रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरह सुभाषपा की बात कर लें, राजभर भी अलग हुए हैं इस गठबंधन से, तो कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नुकसान करेंगे। और आपकी बात कर रायबरेली में भी अब उस तरीके से हम जो सर्वेस निकल के आ रहे हैं, या फिर जो हम लोग ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं लगातार, रायबरेली में जो हमारी बात होती है जनता से, हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, तो कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस को वो सीट बचाना काफी मुश्किल होगा और चुनौतीपूर्ण होने वाला है ये चुनाव। कांग्रेस का ये गढ़ है रायबरेली और अमेठी। पिछले चुनाव में अमेठी में नुकसान हुआ था और उस कारण से राहुल गांधी चुनाव हारे थे। कहीं ना कहीं इस बार हर हाल में कांग्रेस को ये सीट बचानी है। और कांग्रेस के खुद आपको बता दें, प्रियंका गांधी लगातार संपर्क में बनी हुई, लेकिन कठिन होगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जाति समीकरण की बात कर ले, मऊ की बात कर ले, आजमगढ़ पहले भी बीजेपी ने उपचुनाव में अपनी जिस तरीके से जीत दर्ज की थी, एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। और अब मैनपुरी की तरफ बात कर ले, मैनपुरी में भी बीजेपी ने एक तरीके से पूरी तैयारी शुरू कर दी, और जो सपा का गढ़ है उसको घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। और एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये निकल कर सामने आया है, जो सपा और बसपा के लोग
लोग हैं, इनमें आपस में इतना मनमुटाव है, पार्टी में इतनी रार है। चाहे अखिलेश यादव की बात कर लें, सुखपाल यादव चाचा भतीजे में रार है, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। और कहीं ना कहीं बसपा का जो कोर वोटर है वो भी कहीं ना कहीं इस समय बीएसपी से काफी दूर जाता दिखाई दे रहा है। आप चाहे विधानसभा चुनाव के जो सर्वे आए हैं, विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आए उसके बाद जब सर्वे किए गए तो उसमें साफ दिख रहा था कि जो दलित वोटर है वो बीजेपी के साथ चला गया था। लेकिन और सिद्धार्थ, देखा जा रहा है विपक्षी भी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, तो वहीं क्या लगता है बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि अब किसान भी सड़कों पर उतर आया है बीजेपी सरकार के खिलाफ। इसी के साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे विपक्षी लगातार भुनाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या कहा जाए, आगामी चुनावों में ये नुकसानदायक हो सकता है बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं? देखिए, एक कोशिश जो विपक्ष कर रहा है वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि अखिलेश यादव भी उसमें लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं महागठबंधन या इस तरीके से बिहार जैसा कोई गठबंधन तैयार किया जाए। अगर ये सब जानते हैं, अगर सब एक साथ लड़ते हैं तभी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती पेश कर पाएंगे, वरना फिर वही होगा जैसे विधानसभा चुनाव में हुआ था। तो इसकी तैयारी कहीं ना कहीं विपक्ष में चल रही है। और मिशन 80 को अगर रोकना है, ये अखिलेश यादव भी समझते हैं, कांग्रेस भी समझती है कि इस अगर मिशन 80 को बीजेपी के रोकना है तो गठबंधन बनाना होगा, एक मजबूत गठबंधन पेश करना होगा जो जनता के बीच में जाए और जनता के मुद्दे जो हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, उनको उठाए। सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़नी होगी और समय काफी कम बचा है। देखना ये आने वाले समय में पता चलेगा। लगातार क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की रफ्तार पकड़ी हुई है, बीजेपी ने रफ्तार पकड़ी हुई है, उसके बाद जो है विपक्षियों को एकजुट होकर आगे आना पड़ेगा। वहीं पर अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी चुनावों में उनको कितना फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। वहीं झारखंड के दुमका में मंगलवार सुबह पेट्रोल डालकर जलाई गई अंकिता ने रविवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। तो अंकिता की मौत रांची के रिम्स में इलाज के दौरान हो गई है। तो अपनी मौत के पहले अंकिता ने एक बयान मीडिया के सामने दिया। इस बयान में अंकिता ने अपने आसपास के एक युवक शाहरुख पर यह आरोप लगाया है कि उसने अपने एक साथी के साथ आकर पेट्रोल छिड़ककर उस पर आग लगा दी थी। तो अंकिता के अनुसार वो दुमका स्थित अपने कमरे में उस समय सो रही थी, तभी उस पर पेट्रोल फेंककर शाहरुख ने उस पर आग लगा दी। तो बाद में अंकिता के बेहतर इलाज के लिए रिम्स लाया गया, जहां 5 दिन के इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। तो अंकिता की मौत के साथ ही राज्य में अब उबाल दिखाई दे रहा है। दुमका में स्थानीय लोग अब सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दुमका में धारा 144 को भी लागू कर दिया गया है और पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है। घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आया, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और उसने 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था। हम खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना, वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम है वो पौधा। नाम क्या है उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपके शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह। अभी मुँह थोड़ा सा छोड़ा गया, बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो राकेश, काफी दुखद ये खबर है और काफी झकझोर देने वाली ये खबर है, क्योंकि अगर लड़की ना कहती है तो सीधे उसे मौत के हवाले कर दिया जाता है आजकल। देखिए, बड़ा मामला है खास करके, और जिस तरीके से अंकिता के साथ व्यवहार किया गया और जिस तरीके से शाहरुख नाम के लड़के ने आग जलाकर और उसको मार डाला है, पेट्रोल छिड़ककर आग लगाया, उसके बाद से उसकी इलाज के क्रम में मौत हो गई है। सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि ये मामला सुर्खियों में दिखाई पड़ रहा है और सरकार के तरफ से अभी तक कोई बड़ा बयान नहीं आया है। विपक्षी दल हावी होते जा रहे हैं। जिस इलाके की घटना है यानी कि दुमका की, वहां लोग आक्रोशित हो रहे हैं और राज्य भर में अब अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन करके विरोध करने की बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि जिस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था है उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और जिस तरीके से ये घटना घटी है उस पर सीधे सीधे कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। तो फिलहाल की बात की जाए तो दुमका सहित कई राज्यों से प्रदर्शन की बात सामने आ रही है और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि आने वाले समय में किस तरीके से इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। जी आकेश, तो आरोपी जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है इसमें? देखिए, आरोपी को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके बाद से उसको जेल भेज दिया गया है और अब जाकर जो आम लोग हैं वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि 5 दिन पहले की घटना है और कल देर शाम उनकी मौत हुई है अंकिता की, और मौत होने के बाद से ही पूरे राज्य भर के कई जिलों में प्रदर्शन हुए हैं और विरोध होने लगा है। दुमका में राकेश, आरोपी की उम्र कितनी बताई जा रही है?
देखिए, उसको लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पहले दौर में जो पुलिस की तरफ से जो बयान जारी किए गए थे उसमें कहा गया था कि आरोपी माइनर है, लेकिन अब इसकी भी जांच कराई जा रही है कि आरोपी की उम्र क्या है, सच में माइनर है या फिर इस पर किस तरीके की कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी, और अब जाकर कहीं न कहीं ये जिस तरीके का विरोध हो रहा है उस पर आगे किस तरीके से कदम होगी सरकार की और प्रशासनिक व्यवस्था की, इन सारी चीजों पे लोगों की निगाहें हैं। बिल्कुल राकेश, क्योंकि ऐसे लोगों की मानसिकता पर भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं जिन्हें बिल्कुल डर नहीं है कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। क्योंकि लड़की ने जिस तरह से बताया है, जिस तरह का बयान दिया अंकिता ने कि वो उस समय सो रही थी और उस समय उसके कमरे में वो एंटर हुआ, उसके बाद उसने उस पर पेट्रोल छिड़का और उसे आग के हवाले कर दिया। तो जब ये आरोपी उसके घर में घुसा तो घर में कोई नहीं था या आस पड़ोस में कोई नहीं थे उस समय? देखिए, जो मामला है जहाँ पे इसका घर बताया जाता है अंकिता का, अंकिता के घर से जो पास की गली गुजरती है और खिड़की उसका खुला हुआ था, और जिस रूम में वो सोती थी उसी जगह पे पहले से लगता है जानकारी होगी इसकी। और हो सकता है कि जिस तरीके से अब बातें आ रही हैं कि उसने पहले कई बार इस तरह की धमकी दी थी कि उसे मार दिया जाएगा, और इसको लेकर अंकिता ने पहले अपने परिजनों को भी बताया था और पुलिस कर्मियों को भी इसकी जानकारी दी गई थी। और इसके बाद से खास करके इस तरीके से जो घटना घटी है इसको लेकर तमाम इलाके के लोग कहीं न कहीं अब जाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और परिवार के लोग अभी भी दहशत। तो राकेश, परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? क्या परिजनों को पहले अंकिता ने ये बात नहीं बताई थी कि उसे इस तरह से परेशान किया जा रहा है, या फिर शिकायत नहीं की गई थी? और अगर शिकायत की गई थी तो क्या परिजनों ने कोई एक्शन नहीं लिया था इस पर? देखिए, परिवार के लोगों को अंकिता ने पहले बताया था इस तरह की घटना की हो सकता है वो मार देने की धमकी देता है और जबरदस्ती दोस्ती करने की बात करता है। और ऐसे में इसके साथ साथ परिवार के लोगों ने भी वहां के पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी दी थी, और इसके बाद से इतनी बड़ी घटना घट गई, तब जाकर पुलिस कहीं न कहीं सक्रिय हुई है। हालांकि अभी भी पहले दौर में मामले को लीपापोती करने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही अंकिता की मौत हुई है उसके बाद से आम लोग सड़कों पर उतर गए हैं और अब विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गया और राजनीति भी शुरू हो गई है। बिल्कुल राकेश, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया है, यानी कि पुलिस की इस पर लापरवाही भी देखी गई है, तो वहीं आरोपी को आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है? इसी के साथ ही कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए जो इस तरह की लापरवाही करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए राकेश। तो वहीं झारखंड की राजनीति में पिछले 72 घंटे से चल रहे हैं कयासों, तो अटकलों और बयानों के दौर के बाद झारखंड सरकार या कहें कि गठबंधन के दलों के द्वारा एक संयुक्त प्रेस वार्ता की गई है और राजभवन और केंद्र सरकार को इस पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए राजभवन से आग्रह किया गया है कि इस पूरे घटनाक्रम का जल्द से जल्द पटाक्षेप करने के लिए पत्र को प्रदेश हित में जारी करे। झारखंड सरकार के पथ परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास में बुलाई गई बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता करके ये बात कही और साथ ही उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो उन्होंने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए बीजेपी भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी की केंद्र सरकार। प्रदेश से लेकर पूरा देश यहाँ जो वातावरण जो उत्पन्न हुई है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 सेक्शन 9A, जिससे अंतर्गत हेमंत सोरेन जी का सदस्यता रद्द करने की बात, उसका एक अलग ही अटकल है, अफवाह जो ऐसा लगाया जाए। ऐसे मामले में आज तक कभी किसी की सदस्यता रद्द नहीं हुआ है, तो फिर ये हमारा जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी, इसके साथ संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर इस झारखंड प्रदेश जो फुल बहुमत सरकार गठबंधन की, आज झारखंड की जनता के बीच में ये आजादी स्थिति पैदा, इसमें आज कोई कारण स्पष्ट नहीं हो सकता।
जब ये लोकतंत्र पर हमला करेंगे, हम लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। ये हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे, हम धैर्य और संयम से जवाब देंगे, क्योंकि हमारे अंदर सहनशीलता है। लेकिन लगातार जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा कौन अपराध माननीय मुख्यमंत्री ने किया है कि जिसके लिए पूरे राज्य की संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो आज लगता है कि पूरा रोक दिया गया है। अरे भाई, जो निर्णय करना है आप कर दीजिए ना, आप तुरंत निर्णय कीजिए और हम तुरंत उसका जवाब देने को तैयार हैं। हम कहाँ रुके हैं, कहाँ डरे हैं? आप निर्णय तो कीजिए, निर्णय कीजिए। हम 24 घंटा में उस निर्णय के विरुद्ध में हम खड़े हैं, चाहे हमारा लोकतांत्रिक अधिकार हो, चाहे हमारा संवैधानिक अधिकार हो। हम लोकतांत्रिक अधिकार के भी साथ हैं और संवैधानिक अधिकार के भी साथ हैं, लेकिन ये तोड़फोड़ की राजनीति ये कहीं से भी उचित नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं और हमारे पास पूर्ण बहुमत है। हम अबव 50 हैं। अब जब अबव 50 हैं तो फिर क्यों पेट में दर्द हो? खबर हमीरपुर से है, जहां पर एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक विवाहिता की उसके ससुर ने पिटाई कर दी, तो जिसका लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। ससुर ने जबरदस्ती बहू को जमीन पर लेटाकर पीटा, तो इतना ही नहीं, उसकी सास ने भी उसकी चप्पलों से पिटाई कर दी, तो जिसके बाद विवाहिता ने ससुर और देवर और जेठ पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो मामला घरेलू विवाद से जुड़ा हुआ है। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। हमने अपने भाई से अभी 8 दिन पहले की बात भी बताई कि भाई मेरा देवर और ससुर न जेठ जी तीनों जने मुझे घर में मतलब खींचा खांची मचाए थे मेरे साथ हैं। तो कहने लगे हटा रहने दो हैं। और फिर इसके बाद मतलब मैंने पुलिस में भी सूचना दी, तो पुलिस वालों ने मेरी कोई सुनाई नहीं करी। एक से क्या मन अभी जो मेरे साथ देख लो, आप ही देख रहे हैं कि सीने पे चढ़ के मेरे साथ गलत कर रहा, वो मैं अपने बचाव को काफी कर रही हूँ। और पुलिस वालों ने मेरा वीडियो भी देखा, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई इंसाफ नहीं मिला मुझे। यहाँ पे मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं दिया। मैंने खूब मतलब वही संभल से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला ने महिला के साथ ही मारपीट कर दी, तो इतना ही नहीं, उसे गालियां भी दी गई है। ठेले के स्थान पर कूड़ा डालने से मना करने पर खफा हुई मां बेटी ने युवती को बीच सड़क पर डंडों से जमकर पीटा, तो इतना ही नहीं, उनके मुंह में नाली का कीचड़ भी भर दिया गया। तो मां बेटी और उसके दोस्त की गुंडाई को देखकर किसी ने भी उसे बचाने की हिम्मत तक नहीं की। तो मामले में शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी मां बेटी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है और मारपीट के चलते रिपोर्ट भी दर्ज कर ली है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।